गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 12 जून है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कंपटीटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं जिसमें पीटी फैक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्या पीटी फैक्ट है इसे भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ पीटी फैक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से साथ साथ एक और सूचना है, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसके लिए क्वेश्चन आपको ग्रुप में शेयर कर दिया गया 9 AM में। तो उसका आंसर लिखकर आप लोग 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में भेज दीजिएगा अभी, ताकि उस पर मैं फिर उसको देखकर सारे पीडीएफ को देखकर एनालिसिस जब कराऊँ 5 बजे PM में तो उसको सारे को सबमिट करा सकूँ कि क्या आप लोग गलतियाँ किया गया है, किस रूप से और भी इंक्रीजमेंट करना है, किनका बेहतर है, सभी चीज़ों पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आंसर राइटिंग करिएगा और ऐप पर आप लोग को भेजना है सारे PDF। युक्ति IAS ऐप डाउनलोड कीजिएगा आप लोग, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के सेगमेंट में जाइएगा, वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए आज प्रथम पेज पर आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ में अगर देखते हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वहाँ पर, तो यह टॉपिक आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि विदेशों में मंदिरों का संरक्षण संवर्धन नव निर्माण विदेश नीति का एक हिस्सा के तौर पर देखा जा रहा है। रीजन क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि भारत की बढ़ती प्रभुता के कारण और इसकी जो इकोनॉमिक पावर है और सबसे बड़ा बाजार के रूप में जो उभरा है विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या के तौर पर। तो देखिए मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि केंद्र बिंदु में रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा सभी देशों को। तो आप देख रहे होंगे हालिया कुछ वर्षों में अरब देश की बात की जाए या वर्ल्ड की सबसे पावरफुल देशों में सूची में जो शामिल है अमेरिका और रूस, उसकी भी नीतियों में देखेंगे भारत केंद्रित बातें की जा रही है। उसी का एक परिणाम है कि अरब मुल्कों में भारतीय कला की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक आस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, जन सहभागिता को निश्चित करने के लिए या पारंपरिक ज्ञान जो भारत का है मंदिरों में जो प्राप्त होता है, मंदिरों से केंद्रित होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए इन राष्ट्रों में क्या हुआ है कि विश्व स्तरीय मंदिरों का निर्माण किया गया। देखिए एक शब्द आप समझ के देखिएगा, आप किसी भी धर्म के हों, पंथ के हों, आप मानते हों, आप मंदिर को केवल आस्था का केंद्र मत मानिए, ठीक ना। यहाँ पर मंदिरों में एक संस्कृति रहती है, संस्कृति विकसित होती है जो सनातन वर्गों से, सनातन कालखंडों से चला आ रहा है। इसकी वैज्ञानिकता को समझने का प्रयास कीजिए और थोड़ी सी धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर आप यह वैचारिक रूप से समझने का प्रयास कीजिए कि सनातन में मंदिरों की स्थिति क्या है, मंदिरों में, भारत में मंदिरों की कायाकल्प क्या है, उसका आकलन किस रूप से दिया जाता है। तो आप भारत के किसी भी मंदिर में जाइएगा, किसी भी मंदिर में जाइएगा, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जो प्राण और प्रतिष्ठा जो कराया जाता है, उसमें जो मौलिक वैज्ञानिक आधार लिया जाता है, जिस आधार पर प्राण और प्रतिष्ठा मंदिर में मूर्तियों का किया जाता है, उसके संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत से दक्षिण के मंदिर आपको है जिसमें 1000 खंबे वाला मंदिर हो, विश्वेश्वर मंदिर हो, या बहुत से जैन मंदिर हो, अजंता गुफा का जो मंदिर आपको देखने को मिलता है, बहुत सी कलाएं ऐसी देखने को मिलती है जहां पर वैज्ञानिक मौलिकता को स्पष्ट करता है जो वर्तमान संदर्भ में भी नहीं देखा जाता है अन्य कहीं भी। तो उस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिए। केवल मंदिरों से आप धार्मिक आस्था मत जोड़ के देखिएगा। अगर इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछा जाता है मंदिर के संदर्भ में, ऐसा क्या कारण है कि मंदिर को एक नव निर्माण विदेश नीति के तौर पर शामिल किया गया है, तो आप मंदिर की उन विशेषताओं की चर्चा कीजिए जो वैज्ञानिक आधारों पर इसकी प्रामाणिकता देने का प्रयास करता है। और इसको समझने का प्रयास करते गूगल पर सर्च कीजिएगा दक्षिण भारत के मंदिरों की जो आपको 500-1000 साल पहले बनी है, उसके संदर्भ को समझिएगा कि कोई ऐसा मंदिर जो 1000 खंभों का है जहां पर 7 सूर्य निकलते हैं, कोई ऐसा मंदिर है जो पिलर ऊपर से लटका हुआ, उसका बेस जमीन से है ही नहीं। तो इस वैज्ञानिकता को कैसे समझिएगा।
और भी बहुत सी बातें इससे देखने को मिलती है। आप फिर आप ये भी देख सकते हैं, आपको जो एक मंदिर आप हमेशा सुनते होंगे, चर्चा में रहता है, कामसूत्रा का मंदिर आप लोग सुनते होंगे। देखिए, भारतीय संस्कृति में कामसूत्रा का अर्थ कुछ और ही है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। और वेस्टर्न कल्चर में कामसूत्र का अर्थ कुछ और ही है। कामसूत्र यहाँ इंडियन कल्चर में भारतीय जीवन शैली है, और यहाँ पर आपको भोग विलास की वस्तु है। तो वैज्ञानिकता यहीं से पता चलती है कि अंतर किसी में मौलिक अंतर कितना हो जाता है। कामसूत्र मंदिर आप देखिएगा वहां पर, तो उसके मंदिरों में यह दिखाया जाएगा कि महिलाओं का सत्ता में स्थान क्या है। नीचे से लेकर ऊपर तक मंदिर के उस शिखर तक पहुंचने में आपको जीवन के जो आधार है ना, वो स्पष्ट करता है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी जाके आप समझ पाइएगा नव निर्माण विदेश नीति में यह मंदिर क्यों लाया गया है। और ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त आपको कुछ डाटा फैक्ट दिया गया है जिसमें आपको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे फ्रांस और बहरीन में मंदिर निर्माण की स्वीकृति मिली है, उसी के देखिए बहरीन, और उसके बाद आपको भारत के सहयोग से निर्माण शुरू हो रहा है। विदेश मंत्रालय संस्कृति संरक्षण विभाग का गठन कर रहा है। तो आपको यहाँ पीटी फैक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, किस मंत्रालय में आपको संस्कृति संरक्षण विभाग का गठन किया गया है। ऐसे मत बोल दीजिएगा संस्कृति विभाग में, यह विदेश मंत्रालय में गठित किया है। विश्व स्तर पर भारतीय हितों के संदर्भ में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा प्रतीक मंदिरों के निर्माण। अब देखिए यहाँ पर मंदिर हमारे क्या बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते विचारधारा को विकसित किया, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। आबू धाबी में मंदिर निर्माण का 70% काम शुरू हो चुका है, पूरा हो चुका है। और अमेरिका के न्यू जर्सी में शीघ्र नए मंदिर की नींव रखी जाएगी। विदेश मंत्री ने काशी में जो G20 सम्मेलन का जो भारत की विदेश नीति उद्देश्य की विशेषताएं विषय पर महात्मा गांधी जो काशी विश्वविद्यालय में जो व्याख्यान दे रहे थे, वहां पे ये सब बातें बोली है। तो ध्यान रखिएगा, मैं क्यों यह बात बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में अरब कंट्री का एक देश अगर ऐसा कार्य कर रहा, बहरीन जैसे देश अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो समझिएगा केंद्र बिंदु में भारत की वास्तविक स्थिति झलकने लगी है। अब इसके संदर्भ में यह भी समझने का प्रयास कीजिएगा, तो क्या सभी अरब देश करने वाले हैं? तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बातें बोलूं, धार्मिक कट्टरता के आधार पर वैश्विक नेतृत्व कायम नहीं हो सकता है, इसे सभी राष्ट्र जानते हैं। पर हम उन अवसरों को बेहतर भुना सकते हैं जहां पर हम भारत के हितों में बात करें। ध्यान रखिए, जो बात मैं बोल रहा हूँ आने वाले समय में कहीं आपको लेख में ये जरूर मिल जाएगा, पर आप अभी इसे समझने का प्रयास कीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है। तो सभी राष्ट्र भारतीय, क्योंकि सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर रहा है, साथ ही सबसे बड़े बाजार के रूप में उभर रहा है, तो कोई भी देश इसके भारत के हितों को ना नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहता। अगर किसी राष्ट्र में मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसके पीछे उसकी मौलिकता को समझिए, और भी बातें बहुत सी चीजें, इसको समझने का प्रयास, उससे कहीं और वो देश मान ले अबू धाबी मंदिर का निर्माण कर देगा अपनी भूमि पर, तो भारतीय डायस्पोरा है, सोच के देखिए कितना इसके लिए अबू धाबी के प्रति कितनी वफादार हो जाएगी। सोच के देखिएगा उससे कितना वो लाभ कमा सकता है। इससे वो अबू धाबी के जो देश जो लोग हैं, विदेश नीति वहाँ भारत में कितना वो प्रभावित कर देगा केवल एक मंदिर निर्माण कर देने से। अरे ये ऐसा देखिए, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार की प्रतिबद्धता इस संदर्भ में दिखी ही नहीं है, लोगों की जागरूकता इस संबंध में दिखी ही नहीं है, क्योंकि वो समझते थे केवल विदेश नीति क्या होता है, कूटनीति होता है, बेंचों पर बैठकर दोनों राष्ट्र एक दूसरे की विचारों के संदर्भ में बातें कर सके। और जब से, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, मैंने कभी आप लोगों को बताया था, जो नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है वक्ता के तौर पर विदेशी नेताओं से मिलने का, वो आने वाले समय में R&D होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका वो रिसर्च पेपर आने वाला है। रीजन उसके पीछे ने, इस व्यक्ति विशेष ने क्या किया है, विदेश नीति की परिभाषा ही चेंज कर दी है, विदेश नीति के मेल मिलाप की परिभाषा ही चेंज कर दी है। ये व्यक्ति की अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने हाथों से खींच के गले लगा लेता है, अमेरिका इसे गले लगा रहा है। कोई भी राष्ट्र उसके कंधे पर हाथ रख दे, सॉरी ये निकल गया, कहीं और कुछ बोलना चाह रहा था,
जैसे अभी हाल ही में किसी ने प्रधानमंत्री ने किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री का पैर छुआ है ना, तो ये रिसर्च पेपर में आएगा कुछ दिनों के बाद। ऐसी विदेश नीति होनी चाहिए या पहले हुआ करती थी? तो आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आएगा कि पहली विदेश नीतियां केवल आपको कूटनीतिक स्तर पर चीजों को स्पष्ट करती थी, जहां पर दिल नहीं मिल पाता था पर दिमाग मिलाया जाता था। तो यहाँ पर दिल भी मिलाया जा रहा है, दिमाग भी। ध्यान यहाँ रखिएगा, ये नीतियां अन्य देशों ने भी अपना लिया, जैसे अमेरिका आप देखते होंगे, ब्रिटेन देखते होंगे, फ्रांस देखते होंगे, इजराइल देखते होंगे। ये सब राष्ट्र भारतीय विदेश नीति का जो नया कॉन्सेप्ट दिया गया इसे अपनाने का प्रयास कर रहा है। आपको याद है कोरोना के काल में लोग प्रणाम करना शुरू कर दिए थे भारतीय कल्चर के तौर पर। तो ये सब चीजें समझिएगा, ये सब जेस्चर के रूप में डेवलप हुआ है। तो ये आने वाले समय में एक आपको विकल्प देगा, इससे संदर्भित पीटी फैक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे खतरनाक होता जा रहा अरब सागर का चक्रवात विसर्जय। तो आप लोग को देखिए डेली करंट अफेयर्स में कवर किया गया था, इससे संबंधित नोट्स भी दिया गया था। तो आपको यूपीएससी पेपर 3 में आपदा प्रबंधन से बात की जाएगी, उसमें टॉपिक में बीपीएससी वालों के लिए पेपर 2 में आ जाएगा। तो एनडीआरएफ के बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर दिया हूं, तो उस पर चर्चा करने की बात विशेष नहीं है। पीडीएफ देख लीजिएगा, पहले का वीडियो देख लीजिएगा। अब बात यह है कि इसमें भारतीय मौसम ने बताया है कि यह जो है ना 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह चलेगी। तो आप लोग एक पीटी फैक्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय हिंद महासागर में जो यह चीजें उभर कर सामने चक्रवात के तौर पर, इसकी गति 125 से लेकर 150 बताई जा रही प्रति घंटा। तो ये किस श्रेणी का चक्रवात है, किस श्रेणी का चक्रवात है, मैंने आप लोग को स्पष्ट किया था। और इसे किस देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया है, और नामकरण की सूची के संदर्भ में आप अपनी सूची कैसे जारी की जाती है, नामकरण उसको भी बताने का प्रयास कीजिए। सभी पर चर्चा पहले हो चुकी है और कुछ विशेष नहीं है, बस ध्यान रखिएगा जो चीजें हो चुकी है उसको अच्छे से कवर करते चलना। नेक्स्ट बात है, देखिए एक चीज हो गया है कि थोड़ा सा मिस प्रिंट, कोई बात नहीं, चलिए मैं हूं ना। देखिए यूपीएससी का जीएस पेपर 4 में यह पूछा जा सकता है, शासन प्रशासन जवाबदेहिता उत्तरदायित्व के संदर्भ में टॉपिक को। अब यहाँ पर बीपीएससी वाले क्या करेंगे, स्टेट पीसीएस के, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं, आपको जीएस पेपर 2 से जो आपको पॉलिटी का सेक्शन पूछा जाता है उसमें से आपको कवर करना है। शासन प्रशासन में यह टॉपिक या केस स्टडी के तौर पे भी इसे आप लोग यूज कर सकते हैं कहीं भी। अब बातें यहाँ क्या की जा रही है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, अर्थात कर्मचारियों का जो होता है सम्मेलन उसके लिए बात की जा रही थी, तो उसी में। तो ध्यान रखिएगा इसमें नौकरशाहों की भूमिका की बात की गई है कि नौकरशाह की क्षमता क्या होनी चाहिए, उसको किस रूप से राज्य के उत्थान के लिए बातें की जानी चाहिए। जो मैं कई दफा आप लोग इस पर चर्चा किया हूँ कि शासन प्रशासन का अर्थ केवल सेवाओं की आपूर्ति कर देने मात्र से नहीं है, उसमें जन कल्याण के साथ साथ लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए दायित्व भी उस पर दिया गया है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सी चीजें, अगर इस दृष्टिकोण को हम क्षमता वृद्धि करेंगे तो जन भागीदारी बढ़ेगा और भावना विकसित होगी और भी देश प्रगति करेगा। यही सब बातें की गई थी ना राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन में, जो भाग लिए प्रधानमंत्री, उनके द्वारा कुछ बातें की गई है कि इस हमारे प्रयासों का एक हिस्सा मात्र बेहतर सेवा देने, जो सीखने और बेहतर सेवा देने में हमारे प्रयासों का एक हिस्सा है। इसका क्षमता निर्माण, भेदभाव की समाप्ति करने में, सेवाओं के बढ़ाने में, प्रकाश डालने में महत्व रखता है। सरकारी कर्मियों को उन्मुखीकरण, मानसिकता और दृष्टिकोण में सुधार लाने मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया था। आप लोग को याद है मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया था। बेहतर शासन प्रशासन करने, नौकरशाह जो होते हैं उनको बेहतर तरीके से संवर्धन करने, उनको वैचारिक तौर पर कैसे वो शासन प्रशासन को बेहतर धरातल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर उतार सकते हैं, उनमें कैसे वस्तुनिष्ठता और उत्तरदायित्व के पार्ट को डेवलप किया जा सकता है। ये सब बातें की गई थी मिशन कर्मयोगी। तो क्वेश्चन बताइएगा, मिशन कर्मयोगी क्या है, इसका लक्ष्य क्या है और यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए सब पीटी फैक्ट बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ तो कुछ बातें की गई है, देखिए क्या इस मंच पर की गई, हम नए
भारत के लिए चुनौतियों को अवसरों में बदलते रहेंगे। अर्थात भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं प्रशासन के स्तर पर, उसे भी रेखांकित करिएगा आप लोग, ताकि आंसर समझ पाइए आप लोग। देखिए, आंसर राइटिंग का अर्थ यही होता है कि आप किस चीज़ को, किस लाइन को किस संदर्भ में समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से आम जो स्टूडेंट है वो वैसे ही निकल जाएगा, पर आप लोग स्पेशल स्टूडेंट है क्योंकि दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा भारत की चुनौतियां क्या है। आपको चुनौतियों को पॉइंट आउट कर लेना है और सभी व्यक्ति अपने अपने स्तर पर सोचेंगे और उसे ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सही दृष्टिकोण, कौशल, ज्ञान भविष्य के सिविल सेवकों को तैयार करने के लिए सम्मेलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अब इस सब चीज़ों को आप लोग एक बार देख लीजिए, ये क्यों जरूरी है इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन। तो प्रशासक को और भी जवाबदेह बनाना लोकतंत्र का प्रमुख अध्याय होना चाहिए, प्रमुख तंत्र के रूप में विकसित करना चाहिए, क्योंकि विधायिका क्या करेगी, विधायिका नियम बनाएगी पर उसे धरातल पर उतारने का काम कौन करेगा, नौकरशाही कार्यपालिका ही करेगी ना। तो कार्यपालिका जनता से जुड़ी रहती है, जनता में उसकी छवि ही विधायिका की छवि होती है। आप अक्सर सुनते होंगे लाल बाबू बहुत क्या है, घूसखोर है, तो डायरेक्ट बोलता है ये सरकारवा घूसखोर है, बोला जाता है ना, इस तरह का कमेंट किया जाता है, सरकारवा घूसखोर है, मोदी घूसखोर है, मोदिया घूसखोर है, इस तरह बोला जाता है। इसका मतलब कार्यपालिका स्तर पर ग्राउंड लेवल पर कोई लाल बाबू क्या किए हैं, भ्रष्टाचार किए होंगे, जमीन लेने देने में पैसा मांगे होंगे या किसी प्रकार सरकारी कामकाज करने में एवज में पैसा लिए होंगे। तो डायरेक्ट विधायिका के प्रमुख जो आपको है संसद के जो नेता के तौर पर चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री या उसकी सरकार को ही दोषी माना जाता है। इसलिए जरूरी होता है कि सरकार की छवि बनाने के लिए कार्यपालिका, जो स्थायी कार्यपालिका नौकरशाह होती है, उसकी छवि अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए इस स्तर पर सबसे बेहतर काम करने की जरूरत है। कभी सुने हैं कि डायरेक्ट कार्य जो विधायिका काम कर रही उस पर आपेक्ष लगाया गया, संसद पर कभी आपेक्ष लगाया गया होगा, संसद करप्ट है, इस प्रकार कभी सुने हो नहीं। तो इसके माध्यम से, कार्यपालिका के माध्यम से आपको विधायिका तक बातें जाती हैं। तो पहले हमको कार्यपालिका में काम करने की जरूरत है, अर्थात अस्थायी कार्यपालिका की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें नौकरशाह सभी लोग शामिल होते हैं। क्लियर। चलिए आगे मैं बात करूंगा। देश में आधा दर्जन से अधिक राज्यों में छात्रों की ड्रॉप आउट की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ध्यान रखिएगा, यह आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियों या शिक्षा से संबंधित चुनौतियों में भी पूछा जा सकता है। अब यूपीएससी वाले स्टूडेंट क्या करना है, आपको इसको देखिए मिक्स टॉपिक में मान के चलना है। आपको आईआर वाले में क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको, और सेकेंड पेपर में भी पूछ सकता है, इसलिए मिक्स कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि चुनौतियां हैं तो इस प्रकार की चुनौतियों से प्रश्न आईआर में पूछा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के जो टॉपिक है, कुछ डाटा क्या कर देगा, रिपोर्ट के संदर्भ में पूछ देगा। अब उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप के संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा, या सेकेंड पेपर में तो स्पष्ट तौर पर रहेगा ही, पर कभी कभी बदमाशी यूपीएससी ये भी करती है, रिपोर्ट लिख देगी और उसमें इसको टैग कर देगी, वैश्विक रिपोर्ट कोई होगा उसमें टैग कर देगी। क्लियर हो गया ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय औसत 12.6% है, अर्थात पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की, अगर माध्यमिक स्तर पर राज्यों में क्या है, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, उसका राष्ट्रीय औसत कितना 12.6% है। तो इनमें से बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब आदि राज्य हैं जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है ड्रॉप आउट करते वहाँ से छात्र जो। तो बहुत से सुझाव दिए गए हैं ठीक करने के लिए, तो उसमें कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि समग्र शिक्षा कार्यक्रम पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो 2023-24 के लिए कार्य योजना संबंधी बैठक दस्तावेज पर जो बातें की गई, वहाँ से उभरी है, निकली है कुछ बातें कि सरकार नई शिक्षा नीति के तहत लक्षित 2030 तक क्या करे कि स्कूली शिक्षा में 100% उस सकल नामांकन दर हासिल करना चाहती है। तो उसका सबसे बड़ा खमियाजा यह है कि ड्रॉप आउट संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब 2021 में बात किया जाए आंकड़ों का, तो माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट संख्या 20% थी बिहार में, अब 12 राष्ट्रीय स्तर पर कितना है 12, तो 8% से अधिक है, इसे ध्यान रखिएगा। और ड्रॉप आउट कहने का मतलब बीच में शिक्षा छोड़ के चले जाना, एडमिशन कराना, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने क्लास करता है, उसके बाद वो स्कूल में आता ही नहीं, ड्रॉप आउट हो जाता है।
तो यह दर बहुत ही खतरनाक है। हम शिक्षा के उच्चतम स्तर 100% नहीं प्राप्त कर पाएंगे, यह भी एक समस्या है। गुजरात में 17.85, उसके आंध्र प्रदेश 16.7%, असम में 20.3%, कर्नाटक में 16.6%। इसी तरह सभी राज्यों का याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में 10.1% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। उत्तर प्रदेश 12.5 है और आपको त्रिपुरा में 8.3% है। तो यह आंकड़े पीटी फैक्ट के तौर पर देख लीजिएगा, कवर कर लीजिए, सारे पीटी फैक्ट है। उसके बाद कुछ बातें और भी दी गई है। अब प्राथमिक स्तर पर नामांकन की बात की गई है, 3% वृद्धि दर देखी गई है, जिसमें माध्यमिक स्तर पर नामांकन करीब 5% तक गिरावट आपको देखा गया है। प्राथमिक स्तर पर वृद्धि हुई है, पर माध्यमिक स्तर पर क्या हुआ है, गिरावट दर्ज हुआ, और माध्यमिक स्तर पर ही ड्रॉप आउट की बात की गई है। इसमें दिल्ली में शिक्षा के दायरे में काफी संख्या में क्या हुआ, बच्चे बाहर हैं। अब ध्यान रखिएगा, दिल्ली में स्कूली शिक्षा के दायरे से काफी संख्या में बच्चे बाहर हैं। ऐसे में शिक्षा की मुख्य धारा से वापस लाए गए छात्रों के बारे में प्रदेश को प्रबंधन पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी चाहिए। तो प्रबंधन पोर्टल जो है, प्रबंध पोर्टल, उस पर बात की गई थी कि सभी लोग अपने अपने डाटा शेयर करेंगे, तो डाटा भी शेयर बहुत से राज्यों के द्वारा नहीं किया जाता है, यह भी एक समस्या है। और उसके बाद 2020-21 की तुलना में 21-22 में ड्रॉपर की संख्या जो है माध्यमिक स्तर पर सुधार होने की बात की गई है। पर अभी हाल के बंगाल की बात हो रही है, बंगाल में जो ऐसी स्थिति ठीक हुई है। महाराष्ट्र में ड्रॉप आउट दर 20-21 की तुलना में सुधार दर्ज किया गया है। सॉरी, गला आज फंसा हुआ है, लगातार बोलना, इसकी वजह से। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको पीटी फैक्ट यहाँ से बहुत मिलने वाले हैं, इसको अच्छे से समय दे के निकालिए। और आप दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में 2 से 3 घंटे समय जरूर दीजिए, इससे बहुत से टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, डाटा आपको प्राप्त हो जाएगा, अपडेट करंट इसके संदर्भ में जुड़े हुए हैं। यही सब प्रश्न आपको करंट में पूछे जाते हैं। अच्छे से समय दे के इस पर काम कीजिए, और हर चीज़ का स्पष्ट आप लोगों का और की नोट्स बनना चाहिए। अब आप ड्रॉप ऑफ से संबंधित समस्या लिख लीजिएगा। अब केंद्र के स्तर पर क्या है, राज्य के स्तर पर क्या है, जिस स्टेट से आप संबंधित उस स्टेट की संख्या लिख लीजिएगा, जो बातें रिपोर्ट में की गई वो बातें लिख लीजिएगा। तो एक पीटी फैक्ट भी आपको मिल जाएगा। इससे डाटा अगर मेंस में पूछा तो वहाँ भी आउटपुट वहाँ दे पाएंगे, आप अच्छे तरीके से वहाँ इंक्लूड कर पाएंगे। अब हिंद महासागर में वायुसेना थल सेना संयुक्त अभ्यास की है, तो पीटी फैक्ट के तौर पर आपको यह याद रखना है। तो इसमें राफेल और सुखोई विमान जैसे विमान आपको इस पर शामिल हुए, तो याद रखिएगा कहाँ किया, हिंद महासागर में किया गया सैन्य अभ्यास, ठीक है ना, पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे मैं बात करूँ तो, और देखिए दैनिक जागरण का क्वेश्चन भेज दिया गया है, आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, और शाम 5 PM में मैं इसका एनालिसिस करूंगा यूट्यूब पर लाइव, ठीक ना, जैसे कल मैंने किया था वैसे ही लाइव रहेगा। सभी लोग टाइम से जुड़िएगा 5 PM में, ठीक ना, तो उस पर बेहतर तरीके से एनालिसिस मैं कर लूंगा ताकि चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सके। उसके बाद बात हम लोग करेंगे इस टॉपिक पर, नीचे आ जाइए, बाकी राजनीतिक पार्टियों से संबंधित है, कुछ लोकल न्यूज़ है जिसको देखने की जरूरत नहीं है। अब है कि मणिपुर में 349 यूरो में रहे 50,000 अधिक विस्थापित लोग। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, अंडरलाइन किया हुआ सभी चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार की हिंसा मानवीय आपदा को जन्म देती है, जिसमें उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। आप इस संदर्भ में क्या विचार रखते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। अब सोच के देखिए, दो गुटों, दो जनजातियों के बीच जो विरोध प्रदर्शन हुआ, गुटों के बीच विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके हिंसा हुई, मार काट हुई, सभी कुछ हुई, जिंदा जला दिया गया। उसके बाद परिणाम यह हुआ कि 339 शिविर बन गए, जिसमें आपको राज्य के 50,649 लोग रह रहे थे। इसमें जातीय हिंसा में क्या हुआ, स्थापित लोगों के लिए क्या मौलिक अधिकार हनन नहीं हुआ, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो क्या क्या हो सकते हैं, आप लोग आंसर राइटिंग करके इसका दैनिक जागरण आपको जो पैक बना हुआ वहां पर सेंड कर दीजिएगा, ताकि चीज़ों को मैं देख सकूं कि इस प्रकार की हिंसा से व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन बिंदुओं पर चर्चा कीजिएगा आप लोग, ठीक ना, तो उसको लिख के भेज दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। आज
आज बहुत समय आप लोगों को दैनिक जागरण में देना होगा। देखिए, वर्तमान सरकार की 9 वर्ष की चुनौती, 9 वर्ष की जो कार्य किए गए उसके बारे में कुछ डाटा दिया गया है। आप वर्तमान सरकार के जगह सरकार की वर्तमान जो जो लाभ दिए जा रहे हैं जनता को, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को अपडेट कर लेना, सरकार क्या की है। यहाँ से बहुत से टॉपिक के प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे, प्रश्न यहाँ से बहुत से बनाए जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा। कुछ बातें पहले मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, तब पीटी फैक्ट पर बात करूंगा, ठीक है। कि हाल ही में देखिए 4 करोड़ से ज़्यादा आवास दिया गया, 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए गए। 2000 लॉन्च में जल जीवन मिशन, जिस पर WHO का रिपोर्ट भी लास्ट डे में एनालिसिस किया था, तो आप लोग देखे हो 60% ग्रामीण घरों में नल जल योजना पहुंचा है। उसके आंकड़ों में 1.6 करोड़ घर में 58 करोड़ लोगों को यह लाभ प्राप्त हुआ है। स्वच्छता को लेकर निर्धारित सतत लक्ष्य जो 6 है के समय से पहले करते दिखाई दे रहा है, और इसकी प्रशंसा WHO जैसी संस्था ने भी की है। इससे सीखनी चाहिए, नज़ीर पेश हुआ है। फिर दुनिया की सबसे बड़ी जो सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत है, 2008 में लॉन्च हुआ, 18 में लॉन्च हुआ, और इसमें 50 करोड़ लोग इसके लाभ ले रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार प्रत्येक स्तर पर जन सुविधाओं को मुहैया करवा रही है, जिसका विश्व संस्थाओं के द्वारा भी आपकी प्रशंसा की जा रही है, विभिन्न रिपोर्टों में प्रशंसा की जा रही है। अब UNDP के ने क्षेत्रीय विकास के लिए इसे सफल मॉडल के रूप में चिन्हित किया था। आपको याद होगा, मैंने कल लास्ट ही दिन चर्चा किया इस पर। इसके बाद क्षेत्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को माना, जहां क्षेत्रीय स्तर पर असमानताएं दूर होती है। बहुत से कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं कि नहीं किए गए, आप लोग देखिएगा, सभी बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ। जनधन आधार योजना, मोबाइल की तिड़की क्या है, जनधन आधार और मोबाइल का तिकड़ा ने क्या किया, तिकड़ा के दम पर हमेशा बोलता 3 तिकड़ा काम बिगाड़ा, तो देखिए यहाँ पर काम सुधारा है। आप लोग सुनते हो 3 तिकड़ा काम बिगाड़ा, तो यहाँ पर 3 तिकड़ा ने काम सुधारा है। जैसे जनधन, आधार और मोबाइल क्या किया, 2015 के बाद 40 करोड़ से ज़्यादा बैंक खुले हैं। इसका लाभ सभी लोगों को आधार से जुड़ चुका है, जिसमें अप्रैल 2022-23 में DBT के माध्यम से लगभग 7.16 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में गया। और इसको UN जैसी संस्था ने प्रशंसा की है इस DBT योजना को, कि कितना बेहतर प्रबंधन है, बिना किसी 1 रुपये करप्शन से आपको सरकार द्वारा जो मुहैया कराया जा रहा है, आवंटित किया जा रहा है पैसा, वो सीधे व्यक्ति विशेष के खाते में जा रहा है। ये अन्य देशों, अफ्रीकी देशों में अपनाए जाने वाले तकनीक के रूप में शामिल किया गया। तो मैंने आप लोगों को पहले भी चर्चा किया था, आज भी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, पार्टी विशेष से बाहर निकलिए, एस्पिरेंट के तौर पर सोचिए कि सरकार क्या कर रही है जन जीवन को समान बनाने के लिए, आम लोगों के जीवन को समान बनाने के लिए, उसके लक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जन कल्याण से संबंधित राजनीति निदेशक तत्व के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रही है। तो यही सब काम करे, यही सब डाटा आप लोग को लिखना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिए। आपको ध्यान होगा कोरोना के काल में कितनी बड़ी राशि यहाँ पर सहायता की गई थी, कितने लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया था। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे DPI कहा जाता है, को वैश्विक स्तर पर समाधान के रूप में देखा गया है, भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। और याद होगा, मैं कुछ दिन पहले आप लोग को अमेरिकी बैंक का रिपोर्ट, फेडरल बैंक का रिपोर्ट मैंने आपको कुछ महीने पहले बताया था, याद होगा पुराने स्टूडेंट को, कि मैंने वहाँ पे ये बात बोला था, जो भारत का UPI सिस्टम है उस पर अमेरिकी जो फेडरल बैंक है उसके द्वारा चिंता व्यक्त किया गया है, और डाटा दिया गया ऑन बोर्ड कि इस पर कार्य जल्द से जल्द अमेरिका करे, नहीं तो भारत इस पर अपना प्रभुत्व जमा लेगा। एक वन स्पॉट सॉल्यूशन के बारे में, कहीं भी रहिए, किसी भी बैंक में आपका खाता है, एक बार कोड स्कैन कीजिए, पैसा ट्रांसफर कीजिए, और आपको इसका एग्जाम्पल यहाँ से मिल सकता है। इस वर्ष सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांसफर करने में इंडिया टॉप किया है UPI के माध्यम से। आप लोग को बताया गया था ना डाटा में। तो देखिए, इसी तरीके से नहीं होता है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वैश्विक तौर पर स्तर समाधान के रूप में देखा गया, बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकता है। सोच के देखिए इन सब चीज़ें। UPI, डिजी लॉकर, आयुष्मान भारत जैसे DPI का हिस्सा है। यही सारे आप लोगों को देखने को मिलता है कि हम बेहतर डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह स्वयं और दीक्षा जैसे डिजिटल जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, शिक्षा को और सुलभ बनाने का भूमिका निभा रही है। तो और भी बेहतर तरीके से हम इसका लाभ ले सक रहे हैं डिजिटल तरीके से।
तो ये सब बातें की गई है। अब है कि पिछले 7 साल में 55,000 किलोमीटर से ज़्यादा राष्ट्रीय एनएच बन चुका है, एक रिकॉर्ड के तौर पर भी देखा गया था वित्त वर्ष। और आपको ये भी देखने को एक दिन में सबसे ज़्यादा लंबी रिकॉर्ड बनाया गया सड़क निर्माण के लिए, एनएच हाईवे बनाने के लिए। तो पीटी फैक्ट में आप बताइएगा कि वो कितना किलोमीटर था। उससे पहले एक और रिकॉर्ड बनाया गया था, तो आप बताइएगा ये रिकॉर्ड कितने एनएच बनाने का है। लगातार एनएच जो निर्माण किया जाता है उसके लिए रिकॉर्ड भारत के नाम से है। तो सोच के देख सकते हैं कि विश्व को कैसे दे सकता है। देखिए, हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने का प्रयास कीजिए। हजार कमियां हो सकती है सरकार में, मैं मानता हूं, आपको भी माननी चाहिए, पर उसके कुछ सकारात्मक कार्य जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, एक यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट के तौर पर उसको मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम बात करेंगे विकास का पीएम गति शक्ति योजना। आप लोग नाम सुने होंगे, गति शक्ति योजना, जिस पर मैं पहले भी चर्चा किया हूँ। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर कदम बढ़ाया, जिसमें बहुत सी चीज़ें 100 लाख करोड़ रुपया का शायद पैकेज दिया गया था, जिस पर बातें की जा रही थी। हम आने वाले समय में कुछ दिन सब पीडीएफ आप लोगों को दिया हुआ है, बस क्या करना, रिवाइज करना है। 170 पीडीएफ आप लोगों को अपलोड है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस पैकेज में। आप उस 170 को जितनी दफ़ा आप लोग रिवाइज कीजिएगा उतना ही मजबूत आपका पक्ष होता जाएगा सिलेक्शन के लिए। मैं बार बार ये बातें कर रहा हूँ, जिस दिन एग्जाम में सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो केवल उस दिन हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मैं साफ और कट शब्दों में बात करता हूँ। आप चीज़ों को समझिए कि ये चीज़ क्यों दिया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है इतनी मेहनत, तो आप लोग के लिए आसान है, इसका लाभ लीजिए, ठीक है। नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाइए, जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक से प्रश्न आए हैं या नहीं आए हैं, उसके संदर्भ से प्रश्न पूछे आए नहीं। यहाँ तक टॉपिक की बात तो छोड़ दीजिए, जिस संदर्भ से बात की गई है, जिस सीमा के साथ बात की गई, उसी सीमा में प्रश्न आपके पूछे गए हैं, उसी संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, एक दो को छोड़ दीजिए, संदर्भ नहीं पूछा गया, पर आपको इतनी जानकारी पढ़ा देने के बाद अगर उतना नहीं लिख पाते तो फिर लानत है मुझे पढ़ाने पर। मैं इतनी बातें करता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, इतनी कॉन्सेप्ट आप लोगों को देता हूँ, अगर संदर्भ मेन स्ट्रीम पूछा गया पर उसके संदर्भ को अगर कोई क्वेश्चन में टैली नहीं हो पा रहा तो इतनी पढ़ाने की बातें क्या रहेगी जो आपको इतना विकसित नहीं हो पा रहा। तो प्रयास कीजिए, लेखन क्षमता आपकी डेवलप होनी चाहिए, बस यह ध्यान रखिएगा। बार बार लिखिए, इतना लिखिए कि एग्जाम हॉल में जिस दिन बैठिए तो 3 घंटा एकदम हंसते खेलते आप आंसर लिख के आइए, देखिए क्वेश्चन और फटाफट हाथ चलना चाहिए। वहाँ 1 सेकंड भी आप सोचने का समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। यह तभी होगा पॉसिबल जब आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से पहले से रफ आप वर्क कर चुके होंगे उस पर। क्लियर है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसी में बातें की गई हैं। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत रैंकिंग में 6 स्थान सुधर कर 38 में आ गया है। लॉजिस्टिक इंडेक्स क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लॉजिस्टिक सामान को कैसे पहुंच स्थापित कर रहे हैं उसकी संदर्भ में बात की जाती है। और जिस देश में लॉजिस्टिक व्यवस्था बेहतर होगा परफॉर्मेंस में, वो राष्ट्र उतना ही उन्नत करेगा, क्योंकि वहाँ पर लॉजिस्टिक को ले जाने में, मान लीजिए ए पॉइंट है या बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में किसी लॉजिस्टिक को पर केजी हिसाब से, मान लूँ मैं पर केजी के हिसाब से 10 रुपया लग रहा है, ठीक ना, 10 रुपया लग रहा है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, बेहतर हम चीज़ें इस पर कर ली हैं, यही वस्तु को 1 किलोमीटर भेजने में हमें अब 2 रुपया लग रहा है। तो देखिए इसे कितना 8 रुपये का संसाधन हम बचा रहे हैं, तो 8 रुपये का संसाधन और कहीं इन्वेस्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, लॉजिस्टिक का यह कॉन्सेप्ट होता है, जितना कम रुपया व्यय किया जाएगा उतना बेहतर हम और भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसका। सस्ती वस्तुएं आपको लोगों के पास पहुंचेंगी तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें आप समझने का प्रयास किए। जीएसटी, आईबीसी, रेरा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक मॉलिस्ट किया गया था, आपको इमारत नोएडा में गिराया गया था, तो रेरा के संबंध में मैंने चर्चा किया था, याद है आप लोगों को कि नहीं है याद? अब बताइएगा कि नहीं सर मैंने पढ़ा ही नहीं, अब आप लोग रिवाइज नहीं किए तो मेरी गलती है, बताइएगा। जो पुराने स्टूडेंट है बताइएगा, ये सब जो पॉइंट में अभी चर्चा किए वो सब सारे टॉपिक वो चर्चा हुई है या नहीं हुई है? 170 पीडीएफ जो आप लोग को दिया गया है उसमें चर्चा की गई है या नहीं की गई है, आप ही लोग बताइएगा। फिर अगर एग्जाम यूपीएससी में पूछ दिया रेरा के बारे में, जबकि मैंने गेस भी किया था मेंस में रेरा को पूछा जाना चाहिए, मैंने गेस भी किया है।
और उसके श्रम कानून के संहिताबद्ध, तो मैंने श्रम कानून संहिताबद्ध से संबंधित टॉपिक भी कवर किया हूँ। तो यहाँ पर सब चीज़ें समझिए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार आने वाले समय में और क्या करना चाहती है, बेहतर परिणाम कैसे आ सकता है, और ये सब महत्वाकांक्षी योजनाओं को हम कैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर फिर पेरिस समझौता तो 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है, तो उसके लक्ष्य के बारे में भी यही सब प्रयास होगा ना। फिर स्टार्टअप इंडिया की बात की गई है, हम बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। अब देखिए इसके अतिरिक्त डाटा दिया गया है कि कैसे हम प्रभावित कर, देखिए मतदाताओं के रुझान की बात की, इस पर मत जाइएगा, ठीक ना, ये पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात हो जाएगी। यहाँ पर हमको अपने काम की चीज़ निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ से डाटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रभावित करने प्रमुख कारक है मतदाताओं को, सामाजिक कारक है, व्यक्तित्व कारक है। आपको देखिए अब सेकेंड पेपर में, पॉलिटी के सेकेंड पेपर में पूछेगा तो आप इसका उत्तर यहाँ से नहीं दे सकिएगा, कुछ डाटा यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सरकार, विभिन्न राज्यों की सरकारों ने क्या क्या किया मतदाताओं को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। अब इसको गलत वे से मत समझिएगा, इसको पॉजिटिव वे में लेके जाइए कि सरकार क्या की है। सरकार देखिए तमिलनाडु के दुर्मुख, आंध्र प्रदेश की सरकार जो उत्थान जाति क्या की है, जैसे कारक को देखकर चीज़ों को कर दी, इससे अनुसूचित जाति जनजाति का उत्थान नहीं होगा। इससे व्यक्तित्व के संदर्भ में देखिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको है ना थोड़ा सा नेरो माइंड से निकल के ब्रॉड एस्पेक्ट में समझने की जरूरत होगी कि सरकार के, हम देखिए लोमड़ी को देखे हैं, कभी देखे हैं लोमड़ी को? नहीं देखे होंगे तो जो आपको कौन है टीवी चैनल, ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी, उसमें देखिए लोमड़ी की प्रकृति को, वो कितना चालाक व्यक्ति होता है, कितना चालाक जो जंतु है कि यह है ना अपने सबसे चालाकी से सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। वो चीता क्या कहते हैं, आप शेर को भी मात दे देता अपनी चतुराई में। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, आप स्टूडेंट बनिए, लोमड़ी बनिए, चतुराई अपनी दिखाइए। आपको कहाँ से क्या कलेक्ट करना, इतनी क्षमता विकसित कर लिया। अब लोमड़ी कह दिया तो इसका मतलब बुरा मत मान जाइएगा आप लोग कि सर हमको लोमड़ी हम लोग को बोल रहे हैं। लोमड़ी की चतुराई बनाइए, शेर का ताकत मत बनाइए, ठीक ना। शेर का ताकत है ना हमेशा जोर आजमाइश में किया जाता है, आपको शरीर से नहीं लड़ना है, मानसिक क्षमता से लड़ना है। इसलिए लोमड़ी बनिए, लोमड़ी की चतुराई लीजिए कि हमें कहाँ से क्या कलेक्ट करना है, ठीक है ना। बहुत सा डाटा दिया गया, एग्जाम ओरिएंट है, सतत प्रयास के लिए बदल रही देश की तस्वीर। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर आंकड़े दिए गए, सारे आंकड़े को आप लोग समय आज दीजिएगा, सारा दिन दीजिएगा, लग जाए कोई दिक्कत नहीं, कल भी लगे कोई दिक्कत नहीं। इसको सारे को क्या करना है, नोट डाउन करना है, किस टॉपिक से क्या है। गरीब कल्याण की कहानी के संदर्भ में देखिए गरीब कल्याण संबंधित बातें यहाँ की गई है, आंकड़े दिए गए हैं। जन धन योजना हो या सुरक्षा बीमा योजना हो, पीएम जीवन आपको ज्योति बीमा योजना हो, तो सभी के आपको क्या करना है, आंकड़े लिखते चलना और रिवाइज करते चलना है। कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रही है सरकार, तो देखिए कृषि क्षेत्र में हाल ही में एमएसपी भी जारी किया गया है, जो वृद्धि की गई है। आपको देखिए यहाँ पर आप पर ही डिपेंड करेगा आप अपनी एग्जाम की तैयारी किस लेवल तक कर सकते हैं। आप उन स्टूडेंट से आगे हैं, निश्चित तौर पर मानिए, जो दैनिक जागरण या कोई न्यूज़पेपर एनालिसिस लगातार नहीं कर रहे हैं, उनके पास डाटा का सोर्स का कमी होगा, ध्यान रखिएगा। और ऐसे स्टूडेंट जो मान लीजिए 10,000 रिजल्ट आता है ना, उसमें से मान के चलिए 6,000 स्टूडेंट ऐसे श्रेणी में होते हैं जिनके पास डाटा की कमी होती है। जब निश्चित मान के चलिए आंकड़े हैं 1:6 का समझिएगा आप, है ना, ऐसी स्थिति होती है। सॉरी 4:6 का, 4:6 का जो ऐसी होती है, जो 4-6 अनुपात जो है लोग हैं सिलेक्टेड, जो पीटी सिलेक्ट करेंगे उनके डाटा सोर्स की कमी होगी। 2 महीने वो कौन सा जमीन खोदेंगे और पहाड़ को फाड़ के तोड़ के आपको है ना, या आसमान को फाड़ के कैसे डाटा लाएंगे, सोच के देखिएगा। आप उन स्टूडेंटों से आगे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से सोचिए, बस आप पीटी क्लियर कीजिए। देखिए खेल, उसके बाद आपका आंसर राइटिंग सबसे टॉप 10 में नहीं आया तो बोलिएगा। आप 365 दिन मेहनत कर लीजिएगा ना, जिस फॉर्मेट में मैं आप लोग को कवर करा रहा हूँ, निसंदेह आपके टॉप 10 में वो कॉपी आएगी। अब उसमें जो बेहतर होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो ये सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब शिक्षा के क्षेत्र में दिख रहा है विकास, देखिए सारे आंकड़े दिए हुए, तो बेहतर तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा। देखिए इसमें समानता के विचार के बारे में बात की गई है, साकार करने का जो समय है। यूएनसीसी की बात की गई है, नागरिक समान नागरिक संहिता, इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, 2-3 दफ़ा चर्चा कर चुका हूँ, आप लोगों को पीडीएफ दे चुका हूँ। जो बातें की गई है पहले वही बातें यहाँ की गई है। पर आर्थिक सलाहकार हैं ये प्रधानमंत्री के
विवेक देवराय, इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं, इनके दृष्टि से भी कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैंने पहले भी आप लोग कुछ बातें की गई थी जो सत्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर भीमराव अम्बेडकर साहब जी की और के.एस. मुंशी एक कृष्णा अय्यर जी का विचार था कि यू जो एनसीसी है, समान नागरिक संहिता जो है, उसको समान रूप से लागू कर देनी चाहिए, पर तत्कालीन उससे विवाद हुआ। इसे चौथे खंड अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या किया गया, रख दिया गया। 75 साल बीत गए हैं, इस पर कोई सरकार कार्य नहीं की है। अब ध्यान रखिएगा, इस पर राजनीति बहुत की गई है, राजनीति बहुत की गई है। वो राजनीतिक कूटनीतिक जो भी बातें करनी कर लीजिए, धार्मिक आधार पर राजनीतिक हो या सामाजिक आधार पर राजनीतिक हो या अधिकार देने के लिए उससे संबंधित राजनीति बहुत की गई है इस मुद्दे पर। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैंने कुछ दिन पहले क्या बताया था। एक सभ्य समाज में आप रहते हैं, सब समाज में रहते हैं और सभ्य समाज बनाने का निर्माण करने की मंशा रखते हैं ना, तो व्यक्ति विशेष किसी भी धार्मिक व्यक्ति विशेष धार्मिक धर्म से जुड़ा क्यों नहीं हो, पंथ से जुड़ा क्यों नहीं हो, उसका प्रथम कर्तव्य यह होना चाहिए, उसको उत्तरदायित्व का पता होना चाहिए कि मेरे परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है। जिस दिन यह समझ गया तो ये सब विवाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाए, किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। हमेशा यह आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है मुस्लिम समाजों पर कि उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है, ठीक ना। तो मैंने पहले भी बताया था, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में जो बातें की गई है उनकी हकीकत बयान करती है। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, चलिए आगे। तो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि सच्चर समिति की रिपोर्ट ने कुछ बातों को क्या किया था, स्पष्ट किया था। उसमें मूल रूप से यह समझने का प्रयास कीजिएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है ना, इस वर्ग के पिछड़े होने का कारण और कोई नहीं है। मेरे आधार पर मैं जो बातें कर रहा हूँ, सच्चे रिपोर्ट को पूरी तरह पढ़िएगा, उसके आधार पर जो आके मूल रूप से हम निष्कर्ष निकालें तो इसके अंदर आशय को यही समझा जा सकता है, इस वर्ग के पिछड़ेपन होने का कारण, अधिकार से वंचित होने का कारण इसके नीतियां हैं, इनकी वर्ग की नीतियां हैं। और हाल ही में मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था, याद है, पुराने स्टूडेंट जो भी होंगे ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर वो वीडियो होगा, जाके स्क्रॉल करके देखिएगा। पाकिस्तान की एक महिला है, उनका नाम मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा है, वही नाम मैं अभी ढूंढने के लिए पॉज किया था, नहीं मिला अभी फिलहाल मुझे। उनका एक वीडियो रिलीज किया था, आप लोगों को सेंड किया था, जिनका काम था, उनकी उम्र है कितनी साल थी, उनके 25 से 26 बच्चे थे। सोच के देखिएगा, कोई महिला इतने बच्चे को जन्म दे रही है तो उसके बेहतर जीवन की कल्पना की जा सकती है, उस महिला के, उस परिवार के, उस सारे लोगों की बेहतर जीवन की, बेहतर अधिकारों की बात की जा सकती है। अब भारत में अगर बात की जाए, ऐसा भी नहीं है कि इन वर्ग के लोगों में लगभग 7-8 लोगों की संख्या ना हो। यह नेगेटिव नहीं सोचिएगा, मैं कुछ बात बता रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 7, 8, 10 अमूमन आपको मिल जाते हैं। तो आप स्वयं आकलन कीजिए कि जो 2 या 3 व्यक्तियों को, जो बच्चे का जो फैमिली होगा, उसको बेहतर संसाधन मिलेगा, बेहतर उपलब्धि प्राप्त होगी, या इन वर्गों के लोगों को, इन संख्याओं के लोग परिवारों को मिलेगी। ऑटोमेटिक संसाधनों का वितरण हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई पिता, इस वर्ग के पिता, किसी भी मान लीजिए अब्बू जी, ए के अब्बू जी मान लीजिए नाम है उनका शेख जी, शेख नाम लिख लीजिए इनका। इनकी आय है आपको महीने का 30,000 रुपया, ठीक है, 30,000 रुपया। वही बी अब्बू है, इनका नाम मान लीजिए शाहरुख जी रख दीजिए, इनकी आय है आपको 30,000 रुपया, ठीक है। इनके बच्चों की संख्या 10 है, इनके बच्चों की संख्या 2 है, 2 से 2 आपको है, और 2 और 3 प्लस 5 लोग हो जाएंगे, 2 4 लोग हो जाएंगे, ठीक ना, या 5 मान के चलिए, जो आपको परिवार आंकड़े माने गए 5 का, तो 3 के बच्चे और खुद 2, 5 लोगों का होगा, और यहाँ 10 प्लस 2 12 लोगों का। अब इस संसाधन का बंटवारा कर दीजिए आप, तो क्या इनको शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा, बेहतर खाना प्राप्त हो पाएगा, संतुलित आहार प्राप्त हो पाएगा, और भी मनोरंजन के साधन प्राप्त हो पाएंगे जो और अन्य लोग प्राप्त करते हैं, इस वर्ग के लोग प्राप्त करते हैं। तो ऑटोमेटिक आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है विशेष तौर पर।
यू जो समान नागरिक संहिता है वो बाद की बात है, ठीक ना। यहाँ पर यह समझने का प्रयास कीजिएगा जनसंख्या नियंत्रण में ही आपको यूसीसी की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं आपको यह समझने की जरूरत होगी कि हम इसको क्यों लाना चाह रहे हैं। इसके पीछे का मूल मकसद यह है कि हम एक आधार पर आंकड़े स्थापित कर सके विवाह के संबंधित। यहाँ पे समझिए मैं क्या बात कहना चाह रहा था। अब यहाँ जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके मूल तत्व में यह भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसके साधन क्या है। कहाँ गया जी, हम देखिए, विवाह है, तलाक है, भरण पोषण है, भत्ता है, विरासत है, इसमें समानता आएगी। अगर हम इसको यूनिवर्सिटी को लागू करें, आपको यूसीसी को लागू करेंगे तो इससे क्या होगी, विवाह, तलाक, भरण पोषण, भत्ता, विरासत को क्या मिलेगी, गोद लेने की जैसी मामलों से मानकीकृत होगा एक संदर्भ। अब उसमें इस जनसंख्या को टैग कर दीजिए आप, तो विवाह में जो अधिकार प्राप्त होंगे सभी को समान रूप से प्राप्त होंगे, तलाक में होंगे, भरण पोषण में होंगे। तो इम्पोर्टेंट है भरण पोषण ना। विवाह कोई व्यक्ति नहीं भी करेगा तो जीवन उसका चल जाएगा, तलाक नहीं हुआ किसी व्यक्ति का या तलाक हो भी जाता तो जीवन चला जा सकता है, भत्ता विरासत भी नहीं मिले तो चल जाएगा, गोद लेने की परंपरा भी नहीं रहेगी तो चल जाएगा, ठीक ना। पर भरण पोषण एक ऐसा इशू है जो सीधे जनसंख्या से प्रभावित होती है। हम जितना बेहतर जनसंख्या क्रिएट कर पाएंगे तो इसके लिए ध्यान रख पाइए, जितना कम जनसंख्या होगा उससे अधिक संसाधन वितरण होगा। इसलिए भरण पोषण को मैंने जनसंख्या के संदर्भ में स्पष्ट किया। तो इससे कहीं ज्यादा जरूरी क्या है, भरण पोषण को लागू करना। सोच के देखिएगा आप ही। तो भरण पोषण के लिए आपको यूसीसी को लागू करनी है, क्योंकि जनसंख्या अथाह बढ़ चुका है भारत का। बाकी विवाह तलाक आपको सेकेंडरी हो सकता है, पर भरण पोषण तो प्राथमिक हो सकता है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार होना चाहिए, खाने का अधिकार और संतुलित आहार होना चाहिए, स्वच्छ जल प्राप्त होने का अधिकार होना चाहिए। इसके पीछे का मूल मकसद समझिए। बाकी कहानियां सारी चीजें लिखी गई है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो बातें मैं पहले भी चर्चा किया, बस नए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ पा रहे, समझा पा रहे, तो जनसंख्या के मुद्दे जो उभर के आते हैं ना, उसको इससे टैग कर दीजिएगा। समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि इसको क्यों जल्दी लागू करने की जरूरत है। यहाँ पर धार्मिक आधार देखिए समस्या कहीं और भी बदतर हो जाए, बद से बदतर हो जाएगा। सोच के देखिएगा यहाँ पर चीजों को आपकी क्या। अब इसमें कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय भरण पोषण भत्ते को लेकर साहबानों के मामले में निर्णय पक्ष सुनाया था, जिसमें तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने क्या किया, कट्टरपंथी तत्वों के दबाव में ऐसा कानून बनाकर उस निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया। लैंगिक अन्याय को ऐसा उदाहरण रहा जिसमें समानता के सिद्धांत सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी की आवश्यकता को रेखांकित किया। तो साहबानों केस बहुत चर्चा में था, जहां पर भत्ता भरण पोषण के संदर्भ में बातें की गई थी। तो इन सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद क्या है, यूसीसी सार्वभौमिकता के सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कुछ विशिष्ट विशेषाधिकार संरक्षित रखते हुए सभी धर्मों को एक समान लागू करने की बात की है। अब गोवा उत्तराधिकार स्पेशल नोटरीज एंड इन्फिनिटी जो प्रोसीडिंग एक्ट है 2012 लागू होना इसकी पुष्टि करता है, जहां पर संपत्तियों का साझा स्वामित्व विवाह पूर्व समझौता मान्यता देते हुए सहभागिता के जीवन को मौलिकता माना गया। ये सब बात की गई। उच्चतम न्यायालय संसद यूसीसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रही, बात कर रही है। तो यहाँ पर कुछ केस का नाम है वेंटिना पेरेरा और अन्य मामले 2020 में जस्टिस दीपक गुप्ता का कहना था कि 1956 में हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के बावजूद सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए, जैसा कि पूर्व में मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो और सरला मुदगल और अन्य बनाम भारत संघ अन्य मामलों में सुझाया गया था कि बताया गया था क्या बनाना, यूसीसी पर आप लोग कानून कीजिए। अब न्यायालय की बातों को भी लोग नहीं मान रहे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 80 प्रदेश की 80% आबादी संहिता बद निजी कानूनों के दायरे में आ गई है, तो अन्य समुदाय ऐसा कानून की परिधि के परे रखने का भला क्या तर्क है, यह भी न्यायालय के द्वारा बात की गई है। 80% जनसंख्या इस प्रकार के आपको दायरे में है जहां पर एक समान कानून लागू है, पर 20% जनसंख्या जो मुस्लिम समुदाय का, वो इसी आधार पर विरोध प्रदर्शन करता है कि उसके धार्मिक जो आचरण उस समाप्त हो जाएंगे। और धार्मिक आचरण तो चलिए आप इसको मान सकते हैं, ठीक ना, पर यह समझने की जरूरत है जनसंख्या भरण पोषण संबंधित विवाद उत्पन्न होगा, उसका समाधान कैसे ढूंढिएगा। जब साहबानों में इस तरह का स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं
तो भी समझने को प्रयास नहीं। तो यहाँ पर बहरहाल क्या करना होगा, हमें सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का अपमान नहीं अपुति समान अधिकार और न्याय का समर्थन में, क्या बोल रहा था अभी, अधिकारों और न्यायों का अधिकार समर्थन होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति विशेष में, पंथ विशेष में, धर्म विशेष में, क्योंकि आपके अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है, न्याय एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, हम आगे बात करेंगे। अब सार्वभौमिकता और समानता की और छलांग लगाने का हमें कितनी कदम और उठाने की जरूरत है, ये स्वयं आकलन करने की बात की जा रही है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ कितना है। ठीक है ना। आज देखिए बाल श्रम दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जो है बाल श्रम अपराध है, तो मनाया जाता है 12 जून को। क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। तो इसकी शुरुआत 2002 से की गई थी। पीटी फैक्ट आप देख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें दी गई पीटी फैक्ट, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, कुछ विशेष नहीं है। उर्वरक में सब्सिडी दी गई, पीटी फैक्ट इसमें देख लीजिएगा, कितना उर्वरक कितना लाख टन आवश्यकता है। ठीक ना। मांग और उत्पादन में अंतर किया है, बातें की गई है, सभी पीटी फैक्ट है, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न बार बार पीटी में पूछा जाता है। भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बना, कौन बना, UAE बना, संयुक्त अरब अमीरात बना चौथा सबसे बड़ा निवेशक 22-23 के आंकड़े के अनुसार। भारत और UAE ने क्या किया था, मुक्त व्यापार समझौता किया था। FTA के बारे में चर्चा पहले कर चुका हूँ। तो 21-22 में UAE ये 1.03 अरब, 1 अरब के आसपास डॉलर निवेश किया था, जो 3.35 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है ना। 3 अरब 35 करोड़ इसको मानिएगा अरब डॉलर इसको निवेश कर चुका है। जो 2021-22 के भारत में निवेश करने की बात करें तो UAE 7वें स्थान पर था 21-22 में, और वर्तमान में 22-23 में क्या आ गया, चौथे स्थान पर आ गया। लेकिन 22-23 में चौथे स्थान पर आ गया, सबसे बड़ा निवेशकार बना। वित्त वर्ष में 22-23 में 17.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर सबसे बड़ा निवेशक है भारत का। 6.1 अरब डॉलर के साथ मॉरिशस दूसरे स्थान पर है। उसके बाद अमेरिका तीसरे स्थान पर 6 अरब के साथ है। उसके बाद आपको UAE है, ध्यान रखिएगा, चौथे स्थान पर। तो ये सब आंकड़े पीटी फैक्ट आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। आज पेपर जो दिया जाए, आंसर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आप लोग भागीदारी बनिए, उसमें आंसर लिखिए, भेजिए ग्रुप में। कल BPSC का आंसर राइटिंग आप लोगों को है, तो कल क्वेश्चन सेंड कर दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है ना। तो BPSC आंसर राइटिंग में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं अधिकतम। उसका शेड्यूल आप लोगों को पहले भी जारी किया जा चुका है, फिर आज एक शेड्यूल दे दूंगा, ताकि आप लोग फिर से एक बार नोटिफाई कर लीजिए, अपने अपने समय के साथ चीज़ों को कवर कर लीजिए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।